नमस्कार। प्राचीन भारत की बात आते ही दिमाग में क्या आता है? मौर्य साम्राज्य या फिर गुप्त साम्राज्य? बिल्कुल। लेकिन इन सब से भी पहले भारत में कई शक्तिशाली राज्यों का एक पूरा नेटवर्क था। ये वो पहले राज्य थे जिन्होंने भारत के राजनीतिक इतिहास की नींव रखी। तो आज चलिए इन्हीं 16 महाजनपदों की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन बड़े बड़े साम्राज्यों से पहले का भारत आखिर दिखता कैसा था। देखिए, ये वो दौर है जो भारतीय इतिहास को समझने के लिए और खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक बहुत मजबूत बेस बनाता है। तो चलिए इस दौर की एक एक परत को खोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इस शब्द को ही समझते हैं। महाजनपद, ये संस्कृत से आया है। इसमें जनपद का मतलब होता है लोगों के पैर रखने की जगह, मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई कबीला या लोग आकर बस गए। और इसके आगे जब महा लग जाता है, जिसका मतलब है महान, तो ये बन जाता है महान राज्य। है ना बिल्कुल सिंपल। तो हम किस समय की बात कर रहे हैं? सोचिए, हम चल रहे हैं लगभग 600 ईसा पूर्व में। वैदिक काल अब अपने अंत की तरफ है और समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। और इसी उथल पुथल के दौर में ये 16 राज्य उभर कर सामने आते हैं। और हाँ, इन 16 राज्यों की जो सबसे भरोसेमंद लिस्ट मिलती है वो हमें एक बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में मिलती है। तो चलिए अब प्राचीन भारत के एक मैप टूर पर निकलते हैं। हम एक एक करके इन सभी 16 महान राज्यों को नक्शे पर देखेंगे कि वो कहाँ-कहाँ बसे हुए थे। शुरुआत करते हैं पूर्वी भारत से। अब जरा नक्शे पर ध्यान दीजिए। देखिए, पहला पिन है अंग पर, जिसकी राजधानी थी चंपा। इसके ठीक पड़ोस में है काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। और फिर आता है कौशल, राजधानी श्रावस्ती। लेकिन इस पूरे इलाके का जो असली सुपरस्टार था वो था मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह। इस नाम को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही हमारी कहानी का हीरो बनने वाला है। चलिए अब नक्शे पर थोड़ा बीच की तरफ गंगा के मैदानों में चलते हैं। यहाँ हमें दिखता है वत्स, राजधानी कौशाम्बी, और चेदी, जिसकी राजधानी थी शुक्तिमती। और यहीं पर इनके दो पड़ोसी और थे, मल और वज्जे। और पता है, ये दोनों बाकियों से बहुत अलग थे। अलग कैसे? भाई ऐसे कि यहाँ किसी एक राजा का राज नहीं था। मल्ल और वज्जी गणराज्य थे। मतलब यहाँ शासन का फैसला कोई एक इंसान नहीं, बल्कि चुने हुए प्रमुखों की एक पूरी सभा मिलकर करती थी। सोचकर देखिए, उस जमाने में एक तरह का रिपब्लिकन सिस्टम। अब नक्शे पर थोड़ा और पश्चिम की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ नाम तो बहुत जाने पहचाने लगेंगे। ये देखिए, ये है कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ। फिर है पांचाल, और ये रहा सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। और यहाँ राजस्थान के पास था मत्स्य, राजधानी विराटनगर। और अब बात करते हैं उन राज्यों की जो थोड़ी दूरी पर थे। मध्य भारत में एक और बड़ा पावर सेंटर था, अवंती, राजधानी उज्जैनी। फिर नक्शे में एकदम उत्तर पश्चिम के कोने में चलिए, यहाँ थी गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। और उसी के साथ था कंबोज। और एक राज्य था जो इन सबसे कह सकते हैं बिल्कुल अलग थलग था। नक्शे पर फिर से नजर डालिए। दक्षिण की तरफ देखिए, सिर्फ एक पिन दिखाई देगा। ये है अस्सक, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ ये दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर इम्तिहानों में पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये सारे राज्य नक्शे पर कहाँ थे। पर सवाल ये है कि इन राज्यों के अंदर का जीवन कैसा था? वहाँ का समाज, वहाँ का शासन, वो सब कैसे काम करता था? जैसा कि हमने जिक्र किया, उस दौर में दो तरह के सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ ज्यादातर राज्यों में राजतंत्र था, यानी एक राजा का शासन। मगध, कौशल, अवंती जैसे जो बड़े और ताकतवर राज्य थे, वो सब इसी मॉडल पर थे। और दूसरी तरफ थे वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्य, जहां सारी शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि एक पूरी काउंसिल या सभा के हाथ में थी। देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव का ही समय नहीं था, समाज भी तेजी से बदल रहा था। लोहे के नए औजारों की वजह से खेती में एक तरह की क्रांति आ गई थी, और अब अनाज पहले से कहीं ज्यादा पैदा हो रहा था। इसी वजह से व्यापार को बढ़ावा मिला, बाकायदा सिक्के चलने लगे और बड़े बड़े शहर बसने लगे। और एक बात तो है, जब समाज बदलता है तो सोच भी बदलती है। लोगों को पुराने वैदिक कर्मकांड अब बहुत जटिल लगने लगे थे,
और बस इसी माहौल में बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों ने जन्म लिया। अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। इन 16 राज्यों के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष चला। जाहिर है सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, लेकिन इस रेस में आखिर में सिर्फ एक ही विजेता बना, और वो था मगध। तो सवाल ये है कि भाई मगध में ऐसा क्या खास था जो बाकियों में नहीं था? मगध की इस जबरदस्त जीत के पीछे 4 बड़ी वजहें थी। पहली, इसकी लोकेशन। गंगा के उपजाऊ मैदान में होने की वजह से यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दूसरी वजह थी नदियाँ। इनसे व्यापार करना भी आसान था और ये एक तरह से कुदरती किले का भी काम करती थीं। तीसरी थी इनकी मिलिट्री। मगध पहला ऐसा राज्य था जिसने जंग में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया। समझिए कि ये उस जमाने के टैंक थे। और चौथी और शायद सबसे अहम वजह, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे ताकतवर और महत्वाकांक्षी राजा। चलिए तो अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड हो जाए। जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो कुल महाजनपद कितने थे? 16। और इनकी जानकारी का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बिल्कुल सही। इन 16 में से सबसे शक्तिशाली बनकर कौन उभरा? मगध। वो अनोखा गणराज्य जहां राजा नहीं बल्कि एक सभा का शासन था, वज्जी। और दक्षिण भारत में मौजूद इकलौता महाजनपद कौन सा था? अस्सक। तो ये थी कहानी उन 16 राज्यों की जो आपस में लड़ तो रहे थे, लेकिन साथ ही एक बड़े साम्राज्य के उदय का रास्ता भी बना रहे थे। पर यह सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक राज्य ने बाकी 15 को हराकर भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। खैर, ये अपने आप में एक अलग और बहुत दिलचस्प कहानी है।